हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फिफ्थ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका बीए ऑनर्स का डीएससी 14 का सब्जेक्ट और बीए प्रोग्राम का डीएससी 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और सब्जेक्ट को आसानी से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने थर्ड यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज की जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर थर्ड रहने वाली है, राज्य और लोकतंत्र, जिसमें हम नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया और भीमराव अंबेडकर जैसे विचारकों के बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर नेहरू का वैज्ञानिक समाजवाद न होता, उपाध्याय का एकात्मक मानववाद न होता, लोहिया की समाजवादी सोच न होती और अंबेडकर का संविधान न होता, तो आज का भारत हमारा कैसा होता। तो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे कि राज्य और लोकतंत्र को लेकर इन महान विचारकों ने क्या दृष्टिकोण दिया और उन्हें आधुनिक भारत को कैसे दिशा दी। तो यही थी हमारी यूनिट नंबर थर्ड, जो कि हमारे राज्य और लोकतंत्र रहने वाली है। तो चलिए इस यूनिट की शुरुआत भी हम सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे विचारक रहने वाले हैं वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी रहने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी है। तो सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू जी का एक छोटा सा जीवन परिचय कर लेते हैं। तो जीवन परिचय में हम देखेंगे, जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद, शिक्षा इंग्लैंड के हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, लंदन से कानून की पढ़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय, महात्मा गांधी से प्रभावित, 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वराज की घोषणा की, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 से 1964। तो स्टूडेंट, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था और जो उनकी पढ़ाई थी वो हैरो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी, जो कि इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है। और उन्होंने जो लॉ करा था वो लंदन से लॉ किया था। साथ ही जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें जवाहरलाल नेहरू जी की सक्रिय और गांधी जी से वे प्रभावित रहे थे। 1929 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी। जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। तो यही था हमारा एक छोटा सा जीवन परिचय जवाहरलाल नेहरू जी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य पर नेहरू के विचार। तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी है उनका राज्य पर क्या विचार रहे हैं उसको देख लेते हैं। आधुनिकता और समाजवाद। राज्य को आर्थिक विकास और समानता का साधन मानते थे। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वे राज्य को आर्थिक विकास और समानता का साधन मानते थे। सेकंड आता है योजनाबद्ध विकास। भारत को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य की भूमिका पर बल। तो उन्होंने योजनाबद्ध विकास और आधुनिक आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राज्य को विज्ञान और तर्क पर आधारित नीति अपनानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राज्य का संचालन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य, सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वे धर्मनिरपेक्ष राज्य के पक्षधर थे। तो यही थे जवाहरलाल नेहरू जी के राज्य पर विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा लोकतंत्र पर नेहरू के विचार आता है। तो अब हम लोकतंत्र पर हमारे नेहरू जी के विचार देख लेते हैं। तो लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं बल्कि जनता की भागीदारी है। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी है वे कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव ही नहीं है बल्कि जनता की एक सक्रिय भागीदारी भी है। स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के मूल आधार है। तो जो लोकतंत्र है उसके मूल आधार स्वतंत्रता और समानता है। संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हो ताकि स्वतंत्र
लोकतंत्र स्थायी बने। तो नेहरू जी कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाना जरूरी है। समाजवादी आंदोलन की स्थापना जिसमें सामाजिक न्याय और समान अवसर हो। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने समाजवादी लोकतंत्र की कल्पना की थी और उसकी स्थापना भी की थी। तो यही थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के लोकतंत्र पर विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वह हमारे नेक्स्ट विचारक आते हैं जो कि हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे साधारण से दीनदयाल उपाध्याय जी है। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जीवन परिचय में हम देखेंगे जन्म 25 सितंबर 1916 मथुरा उत्तर प्रदेश। शिक्षा स्नातक कानपुर से। राजनीति और सामाजिक कार्यों से जुड़ा हो। जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था 25 सितंबर 1916 को। और भारतीय जनसंघ के वे प्रमुख नेता थे। शिक्षा उन्होंने कानपुर से करी थी। भारतीय जनसंघ 1951 के प्रमुख नेता रहे वे। एकात्मक मानववाद के प्रवर्तक। तो जो एकात्मक मानववाद के प्रवर्तक है वो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी को भी माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा जीवन परिचय दीनदयाल उपाध्याय जी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य पर उपाध्याय के विचार। तो जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी है उन्होंने राज्य पर क्या विचार दिए उसको देख लेते हैं। तो राज्य को भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होना चाहिए। तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि जो राज्य होता है उसको भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होना चाहिए। साथ ही पश्चिमी पूंजीवाद या साम्यवाद के बजाय भारतीय मॉडल। तो उन्होंने न तो पश्चिमी पूंजीवाद अपनाया न ही साम्यवाद अपनाया। उन्होंने बोला कि भारतीय मॉडल होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होना। तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होना चाहिए। तो यही थे दीनदयाल उपाध्याय जी के राज्य पर विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोकतंत्र पर उपाध्याय के विचार। तो लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्य पर आधारित होना चाहिए। तो जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं होनी चाहिए बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों पर भी लोकतंत्र आधारित होना चाहिए। एकात्मक मानववाद व्यक्ति समाज और प्रकृति का संतुलन। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि जो तीन प्रमुख तत्व है प्रकृति समाज और व्यक्ति इन तीनों के बीच संतुलन होना चाहिए। लोकतंत्र में पारदर्शिता ईमानदारी और जनसंपर्क आवश्यक। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता ईमानदारी और जनता की भागीदारी आवश्यक होने चाहिए। इन तीनों तत्व के बिना जो लोकतंत्र है वो अधूरा माना जाता है। तो यही थे हमारे लोकतंत्र पर दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार। तो स्टूडेंट जो दीनदयाल उपाध्याय जी है वे कहते हैं कि अगर किसी गरीब की आंखों में आंसू है तो राज्य का कर्तव्य है कि वह आंसू पोंछे। यह वाक्य उनके लोकतंत्र राज्य के मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो ऐसे ही जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भी थे उन्होंने भारत का विकास का रास्ता बांधों और कारखानों से होकर जाएगा ये उन्होंने बोला था। जब उन्होंने बांकड़ा नांगल बांध का उद्घाटन किया तो उसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था और यही हमें दिखाता है कि वे राज्य के विकास को प्रतीक मानते थे। तो ये तो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी हो गए। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट विचारक आते हैं वे हमारे आते हैं राम मनोहर लोहिया जी। तो अब हम राम मनोहर लोहिया जी के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे राम मनोहर लोहिया जी है। राम मनोहर लोहिया जी के टॉपिक में हम सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो जीवन परिचय में देखेंगे जन्म 23 मार्च 1910 फैजाबाद उत्तर प्रदेश। तो जो हमारे राम मनोहर लोहिया जी थे इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में 23 मार्च 1910 को हुआ था। उच्च शिक्षा जर्मनी से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो जो इनकी शिक्षा थी वो इन्होंने जर्मनी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। गांधी जी के अनुयायी और बाद में समाजवादी आंदोलन के नेता। तो जो हमारे ये राम मनोहर लोहिया जी थे ये समाजवादी आंदोलन के नेता भी रहे। स्वतंत्रता संग्राम और किसान आंदोलनों में सक्रिय रहे। तो जो भी हमारे किसान और मजदूरों के आंदोलन थे उन सभी में राम मनोहर लोहिया जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो यही था हमारा एक छोटा सा जीवन परिचय राम मनोहर लोहिया जी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य पर लोहिया के विचार। तो अब हम जो हमारे राम मनोहर लोहिया जी है उन्होंने राज्य पर उनके क्या विचार रहे उसको देख लेते हैं। राज्य को गरीबी हटाने और असमानता मिटाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
तो राम मनोहर लोहिया जी कहते हैं कि राज्य को गरीबी हटाने और असमानता मिटाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। समान समाज के लिए योजनाबद्ध नीति, विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की वकालत। तो उन्होंने विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन पर बल दिया, योजनाबद्ध नीतियों से समान समाज की वकालत उन्होंने करी। तो यही थे हमारे राम मनोहर लोहिया जी के राज्य पर विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा लोकतंत्र पर लोहिया के विचार आता है। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारे राम मनोहर जी है उनके लोकतंत्र पर क्या विचार रहे हैं। तो लोकतंत्र के विचार पर हम देखेंगे लोकतंत्र तभी सफल है जब उसमें सामाजिक न्याय हो, शिक्षा और बौद्धिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। तो राम मनोहर लोहिया जी कहते हैं कि एक सफल लोकतंत्र तभी माना जाता है जब उसमें सामाजिक न्याय भी स्थापित हो जाता है। साथ ही जो शिक्षा और बौद्धिक स्वतंत्रता है वो इसकी नींव मानी जाती है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोकतंत्र में महिला और पिछड़े वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। तो राम मनोहर लोहिया जी कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन भ्रष्टाचार है और जो हमारा लोकतंत्र है उसमें पिछड़े वर्गों की भागीदारी और महिलाओं की भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। तो यही थे हमारे लोकतंत्र पर राम मनोहर लोहिया जी के विचार, जिसके साथ जो हमारे राम मनोहर लोहिया जी है उसका टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे लोहिया जी है उनका एक विचार याद आ गया मुझे, तो उनका एक विचार बता देता हूँ। वे कहते थे कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। तो आज जो आम बात हमें प्रगतिशील लगती है वह उन्होंने दशकों पहले कही थी। तो यही थे हमारे राम मनोहर लोहिया जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। तो सबसे पहले हम इनका एक छोटा सा जीवन परिचय देखेंगे। जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के महू जिले में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जिन्हें हम आधुनिक भारतीय जो हमारे संविधान है उसके जनक भी इनको माना जाता है। शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी शिक्षा कंप्लीट करी। दलितों के मसीहा और सामाजिक न्याय और समानता के पक्षधर। तो उनको दलितों के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दलितों के मसीहा, सामाजिक न्याय और समानता के पक्षधर के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान के शिल्पकार अर्थात तो जो हमारे भारतीय संविधान है उसके जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। तो यही था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक छोटा सा जीवन परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य पर अंबेडकर के विचार। तो अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के राज्य पर विचार देख लेते हैं, उन्होंने राज्य को किस तरीके से समझाया। तो राज्य को सामाजिक समानता और न्याय का साधन होना चाहिए। जातिगत असमानता और भेदभाव समाप्त करने में राज्य की भूमिका आवश्यक। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जातिगत असमानता और भेदभाव खत्म करने में जो राज्य की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साथ ही राज्य को सामाजिक एकता और न्याय का साधन भी होना चाहिए। अंबेडकर ने लोकतांत्रिक समाजवाद की वकालत की। राज्य को वंचित वर्ग के लिए सकारात्मक भेदभाव आरक्षण की नीति अपनानी चाहिए। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि वंचित वर्गों के लिए आरक्षण नीति को जरूरी मानते हैं वे। साथ ही उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का भी समर्थन किया। तो यही थे हमारे राज्य पर अंबेडकर के विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोकतंत्र पर अंबेडकर के विचार। तो अब हम लोकतंत्र पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार देख लेते हैं। लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। तो जो हमारा लोकतंत्र है वो केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक जीवन जीने का एक माध्यम भी है। लोकतंत्र स्वतंत्रता प्लस समानता प्लस बंधुत्व। तो ये जो तीन विचार है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों के समायोजन से ही हमारा लोकतंत्र बनता है। तो लोकतंत्र तभी सार्थक है जब समाज में सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो। तो लोकतंत्र हमारा तभी माना जाता है जब समाज और आर्थिक जो बराबरी हो जाएगी तभी हमारा लोकतंत्र सार्थक माना जाएगा। उन्होंने चेताया कि यदि सामाजिक असमानता बनी रही तो लोकतंत्र खतरे में होगा। तो जो हमारे अम्बेडकर जी है वे चेतावनी देते हैं कि अगर सामाजिक असमानता बनी रहेगी तो जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो यही थे हमारे लोकतंत्र पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार, जिसके साथ हमारा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का टॉपिक है वो हमारा यहीं समाप्त होता है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने संविधान सभा में कहा था, हम राजनीतिक असमानता तो दे रहे हैं लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक असमानता जारी रही तो यह लोकतंत्र विस्फोटक साबित होगा और यह आज उतना ही सच हमारा माना जाता है। तो यही थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक सारांश, एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे, नेहरू ने वैज्ञानिक समाजवाद लोकतंत्र की कल्पना की। उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति आधारित लोकतंत्र पर बल दिया। लोहिया ने समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। अंबेडकर ने सामाजिक समानता और संवैधानिक लोकतंत्र की नींव रखी। अर्थात जो हमारे नेहरू थे उन्होंने वैज्ञानिक समाजवादी लोकतंत्र दिया। उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति पर आधारित लोकतंत्र दिया। लोहिया ने सामाजिक और न्याय और समानता पर आधारित लोकतंत्र दिया। साथ ही अंबेडकर जी ने सामाजिक समानता और संवैधानिक लोकतंत्र दिया। तो इस तरह चारों विचारकों ने राज्य और लोकतंत्र की भारतीय अवधारणा को अलग अलग दृष्टिकोण से समृद्ध किया। तो चारों ने ही अलग अलग दृष्टिकोण से राज्य और लोकतंत्र की भारतीय अवधारणाओं को समृद्ध किया और आज का भारतीय लोकतंत्र इन्हीं विचारों की नींव पर खड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, यह था राज्य और लोकतंत्र पर नेहरू, उपाध्याय, लोहिया और अंबेडकर का चिंतन। अब सवाल आपसे करते हैं कि इन चारों में से किसका विचार आज के भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी थर्ड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे यूनिट 4 अधिकार के बारे में, जिसमें हम राम मोहन राय और ताराबाई शिंदे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।